हेलो लवलीज, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जैसा कि मैंने कहा था, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक इसे ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं वो जगह देख आ सकते हैं। हम बताएं हमारे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड के स्टार्ट में मार्कियोनेस हमारी स्टिल को लेकर एक रूम पर जाती है और उस रूम को देखकर तो हमारी स्टिल बिल्कुल इम्प्रेस हो जाती है और कहती है मैंने कभी भी ऐसा कुछ पहले नहीं देखा, इस सच में इनक्रेडिबल है। और फिर मार्कियोनेस कह रही थी मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम्हें पसंद आया, मैंने ये प्लेस सिर्फ तुम्हारे लिए क्रिएट किया है योर हाइनेस। और हमारी स्टिल तो उससे ही देख रही थी और तभी मार्कियोनेस कह रही थी ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो वो सब कुछ तुम्हारा है। और हमारी स्टिल तो कह रही क्या ये सब कुछ मेरा है। फिर मार्कियोनेस कह रही थी और हाँ ये सारे क्लॉथ मैंने खुद से एक स्पेशल मटेरियल यूज़ कर तैयार किया है। फिर स्टिल सोच रही थी क्या स्पेशल मटेरियल्स, हाँ इस बारे में तो बहुत एक फेमस स्टोरी है। लोग कहते हैं कि वो एक लो बॉर्न फैमिली की डॉटर है और उसकी ब्यूटी के चलते वो जल्दी ही मार्कियोनेस बन गए और हर किसी ने उस मैरिज को अटेंड भी किया था। लेकिन सैडली उनकी मैरिज लास्ट तक नहीं टिक पाई क्योंकि मार्चियो ने एक मिस्टीरियस इलनेस की वजह से मारे गए। और बहुत लोगों ने उस फ्यूनरल को अटेंड भी किया था, लेकिन उनका अटेंशन मार्चियो के डेथ पर नहीं था, उनका अटेंशन था तो मार्कियोनेस के ड्रेस पर। सारे नोबल बहुत क्यूरियस थे आखिर उसके पास ऐसी स्किल कहाँ से आई। और फिर मार्कियोनेस से कहते थे कि ये तो गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है और उसने तो उसके फ्रेंड को बहुत सारे सेम मटेरियल से बने ग्लव और क्लॉथ भी दिया और ऐसे ही वो जल्दी ही सोसाइटी के अनडिस्प्यूट क्वीन बन गई। लेकिन उसकी स्पेशल स्किल कभी भी रिवील नहीं हुई। लोग बाद में इसे पर्शियन सिल्क लेकर रेफर करने लगे। फिर स्टिल कह रही थी स्पेशल मटेरियल से तुम्हारा मतलब पर्शियन सिल्क है ना। और तभी मार्कियोनेस हंसकर कह रही थी हाँ यही तो तुम ह्यूमन से बुलाते हो, लेकिन हाइनेस क्या आप इसका असली सोर्स जानने के लिए क्यूरियस है। और फिर स्टिल सोच रही थी अगर मैं कहूँगी कि मैं क्यूरियस नहीं हूँ तो ये एक झूठ होगा, लेकिन क्या ये सच में एक गुड आइडिया भी है डीमंस के सीक्रेट के बारे में इतना कैजुअली जान लेना। और फिर अचानक से यहाँ पर रो आ जाता है और तभी हमारे स्टिल बिल्कुल चौंक जाती है। रो क्यूट बनते हुए हमारी स्टिल का हाथ पकड़ कर कह रहा था ओ स्टिल मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। फिर स्टिल कह रहे थे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और फिर मार्कियोनेस कह रही थी ये सारे ड्रेस मेरे खुद के वेब से बने हुए हैं और मेरा करंट फेस जो है वो ह्यूमन को ब्लाइंड करने के लिए है। और ये सुनकर तो हमारी स्टिल थोड़ी देर के लिए डर ही जाती है। और तभी रो और मार्कियोनेस दोनों क्यूट बनकर कह रहे थे अरे हाइनेस आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर देखो तो खुद को, तुम अभी सच में बहुत प्रीशियस लग रही हो। और हमारी स्टिल तो शर्मा रही थी और कह रही थी ये शैतान डीमन। फिर मार्कियोनेस स्टिल को बैठा कर कह रही थी मेरे इस फॉर्म को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं टाइम टू टाइम अपने असली स्पाइडर के फॉर्म में आकर अपने वेब को इस फैब्रिक में बदल देती हूँ। और फिर रो भी आकर कह रहा था मैं इसीलिए एक ह्यूमन हूँ, तुम्हें तो पता ही है, इसीलिए इस ह्यूमन बॉडी को एडल्ट बॉडी में यूज़ करना थोड़ा सा एनर्जी का काम है, इसलिए मैं अपने आप को हमेशा एक चाइल्ड के फॉर्म में ही रखती हूँ। और फिर स्टिल कह रही थी लेकिन सेटल तो हमेशा अपने आप को एडल्ट फॉर्म में ही रखता है। और तभी मार्कियोनेस कहते क्योंकि ये लॉर्ड सेटल हमसे ज़्यादा स्पेशल हैं। और तभी स्टिल सोच रही थी कि ये बिल्कुल हर्टन एम्पायर की तरह एक स्टोरी है। हर्टन एम्पायर के पहले एम्परर ने नॉर्थन कॉन्टिनेंट पे लैंड के एक्सचेंज में अपना सोल सेक्रीफाइस किया था स्नो और आइस के गॉड को, लेकिन सेटल तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है जितना मैंने सोचा था। तभी उसके सामने एक ड्रेस रखते हुए मार्कियोनेस कह रही थी इस स्टिल क्यों ना तुम ये ट्राई करो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तभी स्टिल कहती लगता है ये तो सच में बहुत एक्साइटेड है। और तभी मार्कियोनेस कह रही थी मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है अब मैं जा रही हूँ, रो अब प्रिंसेस का क्या तुम्हें ही करना पड़ेगा। फिर रो स्टिल से कह रहा था मेरे अभी के फॉर्म में तुम्हें अटेंड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर वो ट्रांसफ़र होकर अपने एडल्ट फॉर्म में आ जाता और कह रहा था अभी थोड़ा बेटर है कि तुम्हें नहीं लगता स्टिल। ओ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तो फिर से शुरू कर दिया। और तभी स्टिल सोच रही थी जब वो अपने चाइल्ड के फॉर्म में रहता है वो एडोरेबल लगता है, लेकिन जब वो अपने एडल्ट फॉर्म में आता है मुझे उससे थोड़ा वरी फील होता है। नहीं मैं अभी यहाँ से भाग नहीं सकती, रो मूनशाट का मास्टर और मुझे उसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और फिर रो कह रहा था हाइनेस मैं सोच रहा था कि आखिर किस चीज़ ने आपको इस हेल को चूज़ करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर स्टिल उसकी बातें सुनकर कह रही थी इस थ्रोन ने। और तभी रो भी हंसकर कह रहा था ओ अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो मैं शायद आपके लिए बेटर सूट करूँगा।
क्योंकि सेटल कभी भी आपके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करेगा प्रिंसेस। और तभी हमारी ईस्टर गुस्सा होकर कह रही थी मुझे ये पता है, और लेकिन मैं भी उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करने वाली, मैं उसकी कोई पपेट नहीं बनना चाहती, और मुझे मून शास्त्री इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत है। और तभी रो कह रहा था मैं आपको उससे भी ज़्यादा दे सकता हूँ, ऑफ कोर्स एक फेयर प्राइस में। फिर इस वहाँ से बाहर निकलते हुए कह रही थी जैसा कि तुम्हें पता ही है एक प्रिंसेस जितनी दूर जा सकती है मैं उससे थोड़ा सा पोड़ी हूँ, और मेरे पास इतना वेल्थ भी नहीं है तुम्हें ऑफ़र करने के लिए, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मेरे ब्लड में इंटरेस्टेड हो। और तभी रो तो उसकी बातें सुनकर बिल्कुल खुश हो जाता है, बिल्कुल उसके पास आकर कहता है मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं जेंटल रहूँगा। और ऐसा कह के वो उसके करीब आकर उसके हैंड से उसका ब्लड सक करने लगता है। फिर स्टिल कह रही थी कि मुझे ऐसे लोग को चाहिए जिन्हें मैं अपने फैक्शन पर शामिल कर सकूं, स्टेटस और बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें बस कैपेबल होना चाहिए। और तभी रो भी कह रहा था अगर ऐसी बात है तो मुझे सब कुछ कहो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन की। से अपने करीब कर कर कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा प्रिंसेस, इसीलिए थोड़ा ग्रीडी बन जाओ ताकि मैं तुम्हें पेट भर कर खा सकूँ। फिर बाद में दिखाया जाता है रो कह रहा था मैं सारे लोगों के इंडिविजुअल लिस्ट बना लूँगा जो भी आपसे मिल सकते हैं हाइनेस, और ये सब मैं जितना जल्दी पॉसिबल हो सके कर लूँगा। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर स्टिल कैरेज से जा रहे थे, सोच रही थी कि बाद में कोई भी नहीं है, ना ही सेटल और ना ही बेन, और आखिर में मैं अकेले ही घर लौट रही हूँ। नेक्स्ट में इसलिए घर पहुँच के क्या सोच रही थी ये अनकमाने की सेटल पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाए। मैं थोड़ा हैरान हूँ कि बेन अभी कहाँ किससे मिल रही होगी, और वैसे ये इमेजिन करना हार्ड नहीं है कि अभी वो शायद आयरा से ही मिल रही होगी, और आयरा ज़रूर चिल्ला रही होगी अपने बेटे के क्योर के लिए। मैं सोच रही कि आखिर एक्लोन को ऐसी क्या बीमारी हो गई जो कोई ह्यूमन उसका केयर ही नहीं ढूंढ पा रहा। वैसे मैं उसे सच में थैंक्स कहना चाहती हूँ। ये क्लियर है कि बेन किसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक्ट कर रही हैं, और इतने अच्छे गिफ्ट के बावजूद मैं सिर्फ उसे ही थैंक यू कहना चाहती हूँ। और तभी दिखाया जाता है सेटल यहाँ पर आ चुका है और कह रहा था क्या तुम मेरा ही वेट कर रही थी, और ऐसा करके उसके फॉरहेड पर किस करने लगता है। और स्टिल सोच रही थी मैं बस तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मैं कितनी ग्रेटफुल, हाँ मुझे इससे अभी ब्लड की बहुत स्मेल आ रही है। सेटल कहता है स्टिल क्या तुम्हें पता है जब एक चोर को चोरी करते हुए पकड़ लिया जाए तब उसके साथ क्या होता है। तभी स्टिल थोड़ा हैरान होकर कह रहे थे हाँ ये डिपेंड करता है कि उसने कौन सा क्राइम किया है, लेकिन उसे पनिश जरूर किया जाता है। और तभी सेटल उसका हाथ पकड़ कर कहता है तो तुम क्लियरली स्टोल होकर आई हो जो कि मेरा था। फिर स्टिल सोच रही थी ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ जिसके बारे में बात कर रहा है चोरी हो गया है, क्या वो मैं हूँ। और तभी स्टिल कह रही थी नहीं मैं नहीं हूँ, मैं अभी तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मुझे अब तक कोई थ्रोन नहीं मिला इसलिए तुम्हारे पास कोई राइट नहीं। और तभी सेटल कह रहा था ये सब मैटर भी नहीं करता क्योंकि तुम्हें हर हाल में मेरी ही ज़रूरत है। स्टिल सोच रही थी कि राइट ये सब कुछ तो ऐसे स्टार्ट हुआ था ना, वो कभी मुझे एक फ्री चीज़ की तरह नहीं देखता, मैं हमेशा ही उसके खेलने के लिए पपेट हूँ। वैसे मुझे हमेशा से ही पता था कि ये रिलेशनशिप एक डिस्ट्रैक्शन के साथ ही ख़त्म होगा, लेकिन फिर भी मुझे एक ट्रस्ट सेंस होता था बिना ये रियलाइज़ हुए कि मैं ये बिलीव कर चुकी हूँ कि मैं उसके साथ एक रिलेशनशिप शेयर कर सकती हूँ। सेटल स्टिल से कह रहा था आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और तभी स्टिल कहती क्योंकि सब कुछ प्राइस के बदले आ रहा था इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन भी। सेटल स्टिल से कह रहा था तुम्हें इससे भी ज़्यादा हाई प्राइस देना होगा, इसलिए फिर से ये सब मत करना नहीं तो तुम डेंजर पर पड़ सकती हो। फिर स्टिल कह रही थी मुझे डेंजर के बारे में पता है, लेकिन अगर ये हॉरेबल है तो मैंने सोचा मैं रोह के साथ रिकलेसली एक्ट कर सकती हूँ क्योंकि तुम उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, और वैसे भी मैं अभी भी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ जो मुझे तुम्हारे अंडर करता है, तो तुम मुझे पनिश कर सकते हो जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर सेटल कह रहा था क्या मैंने कभी भी तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट किया है। फिर इसके करीब आकर कहता है मैंने हमेशा ही तुम्हें ब्यूटीफुल थिंग्स दिए हैं। सेटल ने तो हमारी स्टिल के मुंह पर उंगली ही रख दिया था, और स्टिल सोच रहे थे ये लोग इसके फेस में, और वो उसे रुकने के लिए बोल रहे थे कि सेटल रुक जाओ। और तभी सेटल ने उसे बिल्कुल करीब खींच कर किस कर लिया था। वो दोनों ऐसे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, और सेटल ने तो स्टिल को उठाकर टेबल पर रखकर कह रहा था आज लगता है मुझे तुम्हें थोड़ा सा पनिश तो करना ही चाहिए। ऐसा कह के वो उससे बिल्कुल टच करने लगता है और उसके और करीब आने लगता है। और स्टिल तो बस कह रही थी सेटल तुम मेरे और करीब आ सकते हो, प्लीज़ और आ जाओ।
स्टिल सोच रहे थे, मैं अब कुछ नहीं सोच पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है वो मुझे अपने अंदर खींचता जा रहा है। सेटल कह रहा था जल्दी ही मेरे इम्प्रेस बन जाओ स्टिल। बाद में सेटल ने स्टिल को सुला दिया था और यहाँ से जाते हुए कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कुछ दिनों तक अब बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल होने वाला है स्टिल। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मार्की उन्हें से चिल्ला रही थी कि आखिर मेरे इस ड्रेसिंग रूम का हल किसने किया, ये सब मैंने प्रिंसेस के लिए तैयार किया था। फिर वो गुस्सा होते हुए सोचे थे मैंने बैरली मैनेज किया था एम्प्रेस के पास जाने के लिए उसके बेटे के क्योर के डिमांड पर। जब मैंने ये सब कुछ ख़त्म कर कर सब मैच क्लियर करके यहाँ पर आगे तब मुझे वहाँ से ज़्यादा मैच देखने को मिल रहा है। फिर मार्किन गुस्सा होकर रो के ऊपर पैर रखकर कहती रो ये सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है कि तुम्हें किसने कहा था प्रिंसेस के ऊपर टच करने के लिए, और तुम सच में प्रॉपरली इंसान हो रो। फिर रो उठ कर कह रहा था हमारे लॉर्ड सेटल ने थोड़ा सा फॉरगिवनेस तो ग्रो कर लिया है इन दिनों में। फिर मार्क्यूनिस कह रही थी तुम अभी जिंदा हो सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से, क्योंकि उसे तुम्हारी ज़रूरत है प्रिंसेस के थ्रोन पाने में हेल्प करने के लिए। फिर मार्क्यूनिस से सोच रही थी उसने प्रिंसेस के ऊपर हाथ रखने की हिम्मत की, ये जानते हुए भी कि लास्ट में कितना बड़ा डिजास्टर होगा। प्रिंसेस की स्मेल इतने ही अट्रैक्टिव थी कि उसने सेटल के फियर को भी ओवरकम कर लिया। फिर मार्क्यूनिस उससे पूछ रही थी कि वेल ये कैसा था, और तभी रो भी ट्रांसफ़र होकर कह रहा था हाँ ये बहुत डिलीशियस था। फिर मार्क्यूनिस कह रहे थे अगर तुमने फिर से इसे ट्राई किया तो सेटल तुम्हें ज़रूर मार देगा, इसीलिए फिर से इसे पर स्ट्रेंज थॉट ना लाना। और फिर रो भी हंसकर कह रहा था अच्छा ठीक है मैम। और फिर वो कह रही थी लायर तुम झूठ बोल रहे हो ना। मार्क्यूनिस सोच रही थी कि प्रिंसेस के आने के बाद मेरा लाइफ थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, लेकिन ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। उसने उसे टेस्ट कर लिया है और अब पीछे तो वो हट ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं अपने एपिसोड ख़त्म करती हूँ। और गाइस इसका एपिसोड तो बैक टू बैक बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड जल्दी पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपको जल्दी से वीडियो अपलोड कर पाऊँ। होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।